वन मोर थिंग, रेसिस्टिविटी का एक दूसरा नाम भी है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसलिए चलो इस क्वेश्चन में हम वही लिखते हैं ताकि आपके ध्यान में रहे। रेसिस्टिविटी का एक दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी ये भी दे सकता है व्हाट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इट मींस यू हैव टू डिफाइन रेसिस्टिविटी। तो हैविंग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, इट मींस रेसिस्टेंस 1.6 into 10 to the power minus diameter 0.5 millimeter and has resistance 10 ohm। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया हुआ है देखोगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वायर है जिसका रेसिस्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, वायर का डायमीटर दिया हुआ है, और साथ ही साथ वायर में कितना रेजिस्टेंस एक्ट करता है ये दिया हुआ है। यदि सर्किट में कनेक्ट करें तो 10 ओम का रेजिस्टेंस ये क्रिएट करेगा, है ना। तो ये दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है कि उस वायर का लेंथ कितना है ना। तो देखोगे एक मिनट, ध्यान दें। तो सॉल्यूशन में आप आओगे, आप लिखोगे रेसिस्टिविटी कितना है 1.6 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर, फिर आप बोलोगे रेसिस्टेंस कितना है 10 ओम, फिर डायमीटर 0.5 मिलीमीटर। ध्यान देना जब मिलीमीटर में डाटा दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या, मिलीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बाय 10 करेंगे, और फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बाय 100 करेंगे, या डायरेक्टली आप कर लो कि मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बाय 1000 की, है ना। तो आपके पास आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 1000, ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। डायमीटर है, इसका रेडियस यदि हम लोग निकालना चाहेंगे, चलो ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो रेडियस यदि हम लोग निकालना चाहें तो रेडियस का वैल्यू कितना होगा 5 होल डिवाइडेड बाय 2 होगा, क्योंकि डायमीटर जितना होता है उसका हाफ हो जाएगा रेडियस, तो 5/2। और यहाँ पे कितना है 10 टू द पावर 4, यदि आप ऊपर लिखोगे तो क्या लिखोगे 10 टू द पावर -4। 5/2 वैल्यू क्या देगा 2.5 into 10 टू द पावर, ये वैल्यू आपका आएगा 2.5, और ये वैल्यू आप पुट कर रहे हो 10 टू द पावर -4, दिस वन मीटर। अब देखोगे आपके पास कौन सा रिलेशन है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये फॉर्मूला आप जानते हो, है ना। तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इनडायरेक्टली दिया है, लेंथ निकालना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम क्या बताए हुए थे कि कोई वायर यदि है तो वायर का इस पार्ट को हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो वायर जनरली सिलिंड्रिकल शेप का होता है, और ये किस शेप का होगा, सर्कल के शेप का होगा, इसलिए हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब पुट करेंगे वैल्यू तो हम लोग वहां पे क्या पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे चूंकि एल निकालना है तो इसको हम ये बोल सकते हैं, देखोगे तो रो एल इक्वल टू आर इंटू ए, और रो जब डिवाइड होगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा ये। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, चलो वैल्यू पुट करते हैं, और जब वैल्यू पुट करेंगे देखोगे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 10 ओम। ओम चलो नहीं लिखते हैं, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके लिए हम लोग बोलेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ए की जगह पे आप एक बार वैल्यू पुट कर सकते हो पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट यदि हम लोग लिखें तो पाई का वैल्यू कितना 3.14 इनटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इट मींस रेडियस कितना है देखोगे 2.5 into 10 to the power -4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर हो चुका।
रो का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जो वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे देखोगे तो क्या आएगा 10 इंटू दिस, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं 31.4 होगा। 2.5 का स्क्वायर 2.5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 होगा। 25 का स्क्वायर होता है 625, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, स्क्वायर करना है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा। याद करना 10 टू द पावर -4 है। आप देखते हो a रेज़ पावर m रेज़ टू द पावर m, जब भी इस फॉर्म में वैल्यू होता है तो आप पावर को क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पे भी क्या होगा 10 टू द पावर -4 और इस पे भी स्क्वायर है, मतलब मल्टीप्लाई होगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 1.6। तो ये होगा फिर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6, तो 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर -8 क्या होगा, कैंसिल होगा। ठीक है, और देखोगे बस आपके पास वैल्यू क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये डिवाइड करना है, जो भी वैल्यू आएगा ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब ध्यान देना इस क्वेश्चन में और एक स्टेटमेंट है और एक चीज पूछा हुआ है, हमको याद आया। व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड। ध्यान देना, डायमीटर यदि डबल कर देते हैं, वायर का डायमीटर यदि डबल कर देते हैं तो रेसिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस का यदि हम लोग बात करें तो रेसिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्स प्रोपोर्शन, और एरिया के लिए हम लोग क्या लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, एरिया के लिए क्या लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। इसलिए ध्यान देना आप क्या लिखोगे, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जब एरिया सपोज मान एरिया लिखते हो और एरिया का मतलब क्या, आप एरिया की जगह पे क्या पुट करने वाले हो पाई आर स्क्वायर, मतलब रेसिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द वायर। मतलब यदि समझो आप डायमीटर को डबल कर रहे हैं, इसका मतलब रेडियस भी डबल होगा। एक डाटा लेके समझ लो कि यदि डायमीटर यदि 10 सेंटीमीटर एक वायर का है तो रेडियस इस केस में कितना है 5 सेंटीमीटर। डायमीटर को डबल कर रहे हैं मतलब 20 सेंटीमीटर हो गया। मान लो कि डायमीटर जो था वो 10 सेंटीमीटर था, डायमीटर डबल कर दिए 20 सेंटीमीटर हुआ, तो रेडियस इसका हाफ कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो आप तो देखो कि पहले के कंपैरिजन में रेडियस भी क्या हो रहा है डबल हो रहा है, तो डायमीटर डबल होना मतलब इनडायरेक्टली रेडियस डबल हो, और रेडियस यदि डबल होगा देख लो यहाँ पे जो इनवर्स प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द रेडियस का, यदि यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे 2r स्क्वायर यदि करेंगे तो क्या होगा 2r होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, मतलब न्यू रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इफ डायमीटर इज डबल, डायमीटर और डायमीटर की जगह पे ये भी लिख देते हैं रेडियस, डायमीटर जब डबल करते हैं तो रेडियस भी डबल होता है, डायमीटर इज डबल देन resistance becomes 1/4 टाइम्स। ठीक है, रेसिस्टेंस क्या होता है 1/4 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, इसमें और एक क्वेश्चन हम आंसर कर देते हैं, दूसरे क्वेश्चन में ऐसा हमको देखने को मिला है, यदि इसी में पूछ देता कि डायमीटर को डबल कर दिया, चलो रेसिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो गया, रेसिस्टिविटी क्या फर्क पड़ेगा, तो याद करना रेसिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करता है, और यह सिर्फ मटेरियल चेंज करोगे, मतलब वायर यदि सिल्वर का है या कॉपर का है तो कॉपर वायर यदि है उसको आप एल्युमिनियम वायर यूज कर रहे हो, वायर का मटेरियल चेंज किए तो रेसिस्टिविटी चेंज होगी।
वायर को लेंथ बढ़ाओ, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओ, इससे रेसिस्टिविटी का में चेंजेस नहीं आता है। तो यहाँ पे ये भी यदि पूछता कि यहाँ पे यदि आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या डायमीटर को यदि डबल कर दे रहे हो तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, तो हम बोलेंगे कोई चेंजेस नहीं आए। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। क्लियर है? एनी डाउट? सर मैं रिपीट किए तो रिपीट लास्ट स्टेटमेंट ना। यस सर। हाँ, हम ये बोल रहे थे कभी भी कोई वायर का, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जैसा था, एक कंडीशन दे दिया था तो उसके अनुसार हम लोग लेंथ ऑफ द वायर निकाले। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया कि यदि डायमीटर यदि हम डबल कर दिए, जो वायर था वायर का डायमीटर कितना था, वायर का डायमीटर यदि डबल कर दिए तो रेसिस्टेंस कितना टाइम्स होगा, तो हम पाए कि रेसिस्टेंस कितना टाइम्स हो गया 1/4 टाइम्स। लेकिन यदि क्वेश्चन ये पूछेगा रेसिस्टिविटी कितना टाइम्स होगा या रेसिस्टिविटी में क्या चेंजेस आएगा, तो बोलेंगे कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी तभी चेंज होता है जब मटेरियल को चेंज करते हैं। ठीक है, यदि आपको ये बोला जाए कि ये कॉपर वायर है, ये भी कॉपर वायर है, एक का एरिया दूसरे के कंपैरिजन में डबल है, तो हम बोलेंगे रेसिस्टिविटी दोनों का सेम होगा। रेसिस्टेंस में फर्क पड़ेगा, रेसिस्टिविटी में फर्क नहीं पड़ेगा। रेसिस्टिविटी जब मटेरियल चेंज करते हैं तभी चेंज होता है, उसका यदि बोला जाए उसका लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वॉल्यूम वगैरह, इससे कभी भी रेसिस्टिविटी में चेंजेस नहीं आते। क्लियर है? यस सर। ठीक है, किन्हीं को यदि डाउट है तो पूछोगे। ठीक है, और सर एक बैटरी का एनोड में ज्यादा एनर्जी होता है कि कैथोड में? देखो हम जैसे क्या बताए हुए थे, पोटेंशियल किस? हाई पोटेंशियल बोलते हैं, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल में ज्यादा एनर्जी होता है तो एनोड में होता है ना, तो वो है। हाँ तो सर उसमें तो एनोड से उसमें ना जाना चाहिए, कैथोड में ना, हाई से हाँ, लो में ना पड़ जाता है, लो से हाई देखो इलेक्ट्रॉन। कोई भी जैसे वाटर ही यदि फ्लो करता है तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसलिए एज्यूम किया गया है कि करंट फ्लो करेगा किधर, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसलिए करंट का फ्लो का डायरेक्शन हम लोग किधर लेते हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, करंट का डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल। वो क्यों होता है सर, हाँ, उल्टा क्यों होता है मूवमेंट उसका, लो से हाई क्यों होता है? देखो ध्यान देना, पॉजिटिव जब चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करता है उसी के डायरेक्शन में करंट मूव करता है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव चार्ज जब मूव करता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करता है। ठीक है, ये नेचर ही है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यदि कोई भी अल्फा पार्टिकल यदि पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यदि मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में क्या है, करंट मूव करता है। लेकिन नेगेटिव चार्ज यदि है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है, इसलिए करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये है। ठीक है, यस यहाँ सर पे एक कोई, डाउट। हाँ हाँ बोलोगे। सर हम संतोष बोल रहे हैं, गैलेक्सी A10 से जो भी स्टूडेंट हो, आप उसको नाम लिखो। पर डे मैं नहीं बोलूंगा कि आप लोग अपना नाम लिखो, आप लोग अपना सेंटर भी नहीं लिखते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सेंटर का नाम नहीं लिखते हैं, तो पर डे में कितना बार बार बोलता रहूं, आप लोग समझो बात को। एक काम कीजिए, सेंटर का नाम जो जो मेंशन नहीं किया है मेंशन कर लो। ध्यान देना, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये बोर्ड अभी तो मिटा नहीं रहे हैं, क्लिक कर लोगे पूरा बोर्ड, स्क्रीनशॉट ले लो। सर जो बोल रहे थे, संतोष सर बोल रहे थे, ध्यान देना, जो बैंक मोड वाले सेंटर में क्लास कर रहे हो या करने वाले हो, बैंक मोड, उसमें आरबी सेंटर लिखोगे, मतलब सिर्फ आरबी लिख दो काफी है। बैंक मोड के आसपास जो है, बिग बाजार के आसपास जो है, बिग बाजार, बिग बाजार के आसपास जो है वो भैप लिखोगे, VAP। और बेकार बांध के पास जो है, सिर्फ बेकार लिखे, बेकार बांध के पास जो है वो सिर्फ लिखोगे CC।
सीसी का मतलब है कॉर्पोरेट सेंटर। जो मेंशन नहीं किए हैं क्विक मेंशन करो, ठीक है, कर लीजिए मेंशन। ठीक है, हो गया, मेंशन कर लिए। ठीक है, ये मिटा रहे हैं, ये क्लिक कर लो आप लोग, ये इरेज करने वाले हैं। मिटा दें, हो गया ना? यस सर। ठीक है, देखो आगे। नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। ठीक है, हम लोग ओम्स लॉ, नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ठीक है, समझो ओम्स लॉ क्या है। देखोगे ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर the amount of current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across the ends of the conductor. That is I proportional to V या V proportional to I। देखो ध्यान देना, ओम्स लॉ को, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट चलो क्या है समझाते हैं हम, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में यदि बोला जाए ओम्स लॉ क्या करता है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट से ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है कि यदि आप क्या कर रहे हो, कोई एक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें कम वोल्ट का, मान लो कि 9 वोल्ट का बैटरी लगाया, या आप चलो सुविधा के लिए 10 ले लेते, 10 वोल्ट का बैटरी लगाया, 10 वोल्ट का बैटरी लगाया, सपोज 1 एम्पियर करंट आप देख ले, रियलिस्टिक वैल्यू नहीं है, समझाने के लिए कुछ डाटा दिया है ऐसे ही। तो 10 वोल्ट का बैटरी है, आप ऑब्जर्व किए कि 10 वोल्ट का बैटरी यदि है, चलो एक सर्किट हम लोग देखते हैं। सपोज ध्यान दे, चलो हम ये करते हैं कि एक सर्किट है
जिसमें एक बैटरी कनेक्ट किया है या एक सेल कनेक्ट किए हैं जो कितना वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है। तो आप पाए कि इसमें करंट का जो मेजरमेंट है, करंट का वैल्यू कितना है, जब 10 वोल्ट का है तो करंट का मेजरमेंट है 1 एम्पीयर। ठीक है, अब क्या करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है, मतलब बैटरी 10 वोल्ट का यदि था तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है अब बढ़ा रहे हो। सपोज आप कर दिए 20 वोल्ट का, मान लो ये एक सेल आप कनेक्ट किए थे तो आप ये दो सेल कनेक्ट कर दिए तो 20 वोल्ट का हो गया। तो 20 वोल्ट का जब ये हुआ तो आप क्या किए कि 20 वोल्ट का ये है और इसमें आप पाए कि यदि 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था तो करंट 1 एम्पीयर, 20 वोल्ट का यदि पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का तो आप ऑब्जर्व करोगे 2 एम्पीयर हो जाता है। मतलब यदि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है। यदि 3 सेल का बैटरी लगा दिए 30 वोल्ट तो आप पाओगे कि करंट भी ट्रिपल हो गया, मतलब 3 एम्पीयर हो गया। सपोज कोई एक रेजिस्टेंस भी आप कनेक्ट किए हो और इसके अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो बल्ब यहां से हटा देते हैं, छोड़ो। एक रेजिस्टेंस आप देख रहे हो कि एक डिवाइस है जिसका अपना एक रेजिस्टेंस है। वोल्ट मीटर क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप लिखते जा रहे हो। एमीटर क्या कर रहा है, करंट मेजर कर रहा है, करंट का मेजरमेंट आप लिखते जा रहे हो। मतलब आप ये पाते हो कि यदि जब हम ज्यादा वोल्ट का बैटरी यूज करते हैं तो करंट का भी वैल्यू क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ तो करंट भी बढ़ रहा है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट क्या है, एक दूसरे का डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यही स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ध्यान देना। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसको अनदर लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोला गया, एक टर्म यूज किया गया क्या, एट कांस्टेंट टेंपरेचर। मतलब जो सर्किट है, सर्किट को तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, जितना सर्किट का वायर का जितना लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मटेरियल है, वो आप चेंज नहीं कर रहे हो, एक्सटर्नल फैक्टर आप चेंज नहीं कर रहे हो, लेकिन आप टेम्परेचर को भी चेंज नहीं करो। इसका क्या मतलब है, देखोगे 10 वोल्ट का यदि बैटरी है, 1 एम्पीयर करंट फ्लो किया, पता चला कि हम 20 वोल्ट का बैटरी लगा दिए लेकिन 1 एम्पीयर ही करंट फ्लो कर रहा है। ऐसा हो सकता है कब, याद करना, हम बताए रहे थे कि यदि आप टेम्परेचर वायर का बढ़ाते हो तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर यदि आप बढ़ाते हो वायर का, रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो 10 वोल्ट के बजाय हम 20 वोल्ट का मान लो कि बैटरी यूज किए, करंट बढ़ना चाहिए लेकिन करंट नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि वायर का मान लो कि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। वायर का टेम्परेचर बढ़ाने के कारण क्या है कि वहां पे रेसिस्टेंस बढ़ गई। रेसिस्टेंस का मीनिंग क्या, ऑपोजिशन। ऑपोजिशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि भाई 2 एम्पीयर करंट नहीं फ्लो कर रहा है, 1 एम्पीयर ही करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे तो वैसा रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा है, करंट उतना ही। इसलिए जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में बोला गया कि आप सर्किट में एक्सटर्नल फैक्टर जो है उसको आप कांस्टेंट रखो, टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, वायर का जो लेंथ है, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सारा आप कांस्टेंट रखो। उसके बाद आप पाओगे कि यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस यदि बढ़ा रहे हो बैटरी का तो करंट का भी अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दें। अब स्टेटमेंट पे आते हैं, सिंपल लैंग्वेज में क्या, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। स्टेटमेंट क्या कहता है, देखोगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों बोला गया। यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है इस तरह का सही रिजल्ट हमारे पास नहीं आएगा। तो स्टेटमेंट क्या है, द एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज I, the amount of current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference, directly proportional to potential difference। आगे क्या बोल रहे हैं, potential difference across the ends of the conductor। यहाँ पे ये नहीं बोला
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर का मीनिंग समझो क्या है, मतलब जो वायर हम कनेक्ट किए हैं बैटरी के साथ, एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मान लो कि कनेक्ट किए वायर को, और एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी से कनेक्शन है, मान लो कि इस तरह से बल्ब वगैरह कनेक्ट किए, तो बैटरी मान लो कि 20 वोल्ट का दी है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 वोल्ट। तो जब वायर कनेक्ट कर दिए तो वायर के एंड के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 20 वोल्ट। तो वही बोला कि कंडक्टर के एंड्स का जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे बैटरी इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि बैटरी हो सकता है, सेल हो सकता है, या फिर जो हम लोग मेन सोर्स यूज करते हैं, मतलब जो लाइन का कनेक्शन लेते हैं वहां पे तो कोई बैटरी नहीं होता है, मेन सोर्स, तो वहां पे क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, ठीक है, बैटरी जैसा ही। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कंडक्टर का एंड में जितना पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा उसी के अनुसार करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या, द अमाउंट ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। हाँ ये भी है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, सर्किट का कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। एनी डाउट इन दिस स्टेटमेंट? जिनको डाउट है वो आप बोलोगे, डाउट नहीं है बी साइलेंट, हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। इन्हीं को कोई दिक्कत सर across the end of conductor means क्या बोले, across the end of conductor, तो वही तो हम समझाए लास्ट में, वही समझाए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ हम देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे जो कंडक्टर है, देखोगे वायर है यहाँ, ये वायर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसे नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे कनेक्टेड है, तो वायर का एंड यहाँ पे, फिर वायर का एक एंड यहाँ पे है, तो वायर का जो एंड्स है कहाँ कनेक्ट किए हो, बैटरी में कनेक्ट किए हो तो बैटरी को पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, सेल में यदि कनेक्ट किए हो तो सेल का लेंगे, मेन सोर्स से कनेक्ट किए हो, जो हम लोग लाइन खींचते हैं लैंप पोस्ट से, पोल से, तो वहां का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट, तो वहां का होगा, मतलब वायर का एंड का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो आप खुद सोचो कि वायर खुद व खुद अपना तो पोटेंशियल डिफरेंस कभी लगता नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस कौन सेटअप करता है, बैटरी। एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन आप अब बनाना स्टार्ट करो, जिनके पास बुक है, बुक नहीं है तो श्रीवास्तव क्लासेस का जो ऐप है उसमें आपको मिल जाएगा, करंट चैप्टर का आपको मिल जाएगा, जो एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पूरा बुक ही है चैप्टर को, तो आप इंडेक्स क्वेश्चन बनाओगे तो वहां पे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, which device maintain the potential difference in the circuit, तो आंसर क्या होगा, बैटरी या सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आप समझ गए अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर का मीनिंग क्या, yes sir, ठीक है। एनी डाउट इस no ठीक है, आगे बढ़ जाए हम लोग, ठीक है। देखो आगे ध्यान देना, अभी जो ये हम बताए इस तरह का जो सर्किट हम बताए, एनसीईआरटी बुक जब आप लोगे, हमारे समय में मतलब हम जब 10th में थे, बहुत समय 10-12 साल पहले के समय में एक क्वेश्चन ये भी देता था, गिव एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, 5 मार्क्स का दे देता था, मतलब उसको डिटेल में समझा, अब नहीं देता है, लेकिन समझो कि कैसे करते हैं। अभी जैसे हम समझाए वही है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, यदि हम लोग एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई यदि हम लोग करें, वेरिफिकेशन कैसे होता है देखो, इसी तरह से बुक आप खोलोगे तो पाओगे कि यहाँ पे इस तरह से लिया हुआ है सर्किट, जो सेल या बैटरी है उसको ऊपर लिखा है, अब ये पार्ट है जो नीचे है, इग्नोर, क्योंकि हम हमेशा सेल को नीचे प्लॉट किए हैं या ड्रॉ किए हैं, तो ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे एक सेल है, 2 सेल है, और एक सेल बढ़ा देते हैं, 3 सेल है, ठीक है। और इस तरह से दिखाया गया है कुछ, चलो यहाँ पे एमीटर है, ठीक है, स्विच भी है मान लो, और क्या किया गया है, इसको डॉटेड दिखाया गया, डॉटेड
मान लो कि दिखाया गया किस रीजन से, ऐसे डॉटेड दिखाया गया, ऐसे डॉटेड दिखाया गया, ऐसे डॉटेड दिखाया गया। मतलब क्या, हम क्या कर रहे हैं, एक बार मात्र एक सेल कनेक्ट किए, मतलब इधर नहीं, सोचो कि ये एक सेल है, ये सर्किट है, ये पार्ट नहीं। फिर दूसरी कंडीशन में क्या करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटली जब हम वेरीफाई करते हैं ओम्स लॉ को, तो क्या करते हैं, एक सेल को कनेक्ट करते हैं। सपोज एक सेल 10 वोल्ट का है, करंट देखे 1 एम्पियर, फिर हम दो सेल को कनेक्ट किए, ये डॉटेड लाइन को हम लोग इमेजिन करेंगे, तो दो सेल के लिए 20 वोल्ट हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट मेजर किए, एमीटर रीडिंग दे रहा है 2 एम्पियर। मान लो कि 3 सेल हम कनेक्ट कर दिए 30 वोल्ट, तो करंट यहां से जब हम लोग लिए तो 3 एम्पियर। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग कौन दे रहा है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और एमीटर डिवाइस है जो करंट मेजर करता है, तो जिस पाथ में करंट मेजर करना है उसी के सीरीज में, उसी पाथ में हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रीडिंग लेते गए। अब इसको क्या करते हैं, रीडिंग लिए तो ये तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, मतलब करंट का भी अमाउंट बढ़ रहा है, हेंस वेरीफाइड। इसके बाद इसको क्या किया गया है, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया गया। यदि आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हो, ग्राफ में शो करते हो, तो क्या पाओगे, देखो इस तरह से यदि आप VI ग्राफ बनाते हो, VI ग्राफ, ठीक है, VI ग्राफ यदि आप बनाते हो, तो आपको शो करना है सपोज करंट अमाउंट 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, सो ऑन, दिस वन 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट। करंट को एम्पियर में आप शो किए हो, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट पे। तो जब आप रीडिंग आप देख रहे हो कि 1 एम्पियर 10 वोल्ट, 1 एम्पियर 10 वोल्ट, याद करना कार्टेशियन प्लेन में जैसे आप प्लॉट करते हो, या क्लास 9 में एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ जैसे आप बनाए हुए थे, उसी तरह का ग्राफ, ठीक है। तो 1 वोल्ट, सॉरी 1 एम्पियर 10 वोल्ट, फिर हमको क्या दिखाना है, 2 एम्पियर 20 वोल्ट, तो 2 एम्पियर यहाँ पे है, 20 वोल्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से यदि आप बोलोगे 3 एम्पियर 30 वोल्ट, चलो ये हम देखते हैं, ये यदि आप पॉइंट्स को यदि ज्वाइन कर देते हो, तो आप पाओगे कि एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना। पॉइंट्स को यदि आप ज्वाइन करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है, देखोगे जैसे जैसे मान लो कि ग्राफ, ये ग्राफ है, ग्राफ में यदि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं आगे की ओर, तो ग्राफ से आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है, करंट का अमाउंट इंक्रीज करेगा, सिर्फ ऐसा नहीं, करंट का अमाउंट इंक्रीज करेगा, साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, ग्राफ आगे बढ़ रहा है, तो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं बढ़ रहा है, वो ऊपर भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, I बढ़ रहा है तो V भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही है, ठीक है, ओम्स लॉ के अनुसार, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ग्राफ में प्लॉट कर दी, है ना। अब देखोगे इसमें, अब आपके पास एक क्वेश्चन इस ढंग का भी देता है कि VI ग्राफ दे दिया, VI ग्राफ प्लॉट कर दिया, और VI ग्राफ से पूछेगा रेसिस्टेंस निकालो। तो VI ग्राफ से हम लोग रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यदि VI ग्राफ का स्लोप निकाल लें, VI ग्राफ का यदि हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं तो रेसिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो याद करना क्लास 9 में जो पढ़े हुए हो कि जिस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते थे, स्पीड निकल जाता था, वेलोसिटी टाइम VT ग्राफ आता था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता था, स्लोप निकालते थे, एक्सेलरेशन निकलता था। यहाँ पे भी इसी तरह से स्लोप का वैल्यू निकालें, ठीक है। देखो स्लोप कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे यदि हम लोग स्लोप निकालना चाहेंगे, देखो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे रेसिस्टेंस हम फाइंड करना चाह रहे हैं, रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस इक्वल टू, तो सीधे बोलेंगे स्लोप ऑफ VI ग्राफ, ये वोल्ट ग्राफ का पार्ट यहीं तक है, ठीक, ग्राफ। और याद करना स्लोप का मतलब हम क्या बताए थे, स्लोप मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ इंक्लाइन है, इंक्लिनेशन है, तो स्लोप है,
तो स्लोप का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ग्राफ को क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाएंगे, And द चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, ये फॉर्मूला था। या इससे भी आप हो सकता है लिखते होंगे, चेंज अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। इसका क्या मतलब है कि ग्राफ जीरो से स्टार्ट हुआ है, खत्म हुआ यहाँ पे, मान लो कि ये ओ बोल देते हैं, और ग्राफ का एंड पॉइंट यहाँ पे है, ए है। तो हम बोलेंगे कि ग्राफ स्टार्ट यहाँ से हुआ है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसको यदि हम वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाए, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल रीडिंग कितना दिख रहा है, 30, इनिशियल रीडिंग कितना है, 0। तो वर्टिकल चेंजेस कितने का आया, 30 माइनस 0। तो हम बोलेंगे वर्टिकल चेंज कितने का, 30 माइनस 0। फिर हम बोलेंगे कि ग्राफ को यदि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाए, तो हम बोलेंगे फाइनल रीडिंग यहाँ से हॉरिजॉन्टल में लिए कितना, 3, इनिशियल कितना, 0। तो हम बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, हॉरिजॉन्टल चेंज कितने का, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 3 माइनस 0। फाइनल वैल्यू क्या आ रहा है, 30/3, जो वैल्यू क्या दे रहा है, 10। तो हम बोलेंगे रेसिस्टेंस कितना आया, 10 ओम। ठीक है, तो यही है रेसिस्टेंस। वीआई ग्राफ से हम लोग कैसे निकालते हैं, स्लोप निकाल लेंगे वीआई ग्राफ। ठीक है, तो फॉर्मूला के अनुसार क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। ठीक है, स्लोप निकालना सीख गए, स्लोप निकालना जो आप पहले से ही जानते हो, याद आया ये स्लोप कैसे निकालते हैं, वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। हो जाएगा ये, स्लोप निकाल लोगे वीआई ग्राफ से, किन्हीं को दिक्कत है इसमें? ठीक है, ठीक है, इसको क्लिक करो। इससे रिलेटेड और भी कुछ हमको थ्योरी देना है ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, स्नैप लीजिए इसका, मिटा दें। ठीक है, मिटा देना। 2 मिनट। डू इट क्विक। मिटा दिए। वन मोर थिंग, आई प्रोपोर्शनल टू भी, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी लिखने का है, प्रोपोर्शन का साइन जब भी हम लोग हटाते हैं तो क्या करते हैं, इक्वल टू का सिंबल देते हैं और एक कांस्टेंट देते हैं, और कांस्टेंट जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, आई इक्वल टू वी बाय आर। ये आर क्या है, रेसिस्टेंस है, आर क्या है, रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस क्या है, करंट का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, अपोजिशन ज्यादा होगा, तो करंट का वैल्यू क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, आई प्रोपोर्शन टू वी, और यहीं से आपके पास क्या आया कि आई इक्वल टू वी बाय आर, या फिर बच्चे ऐसे भी क्या करते हैं, वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर याद रखो, या आई इक्वल टू वी बाय आर। ठीक है, तो ओम्स लॉ जब आप पढ़ रहे हो, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट जो पढ़े, तो जब आप ओम्स लॉ अप्लाई करते हो ना, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करते हो, I इक्वल टू V बाय R। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इरेज कर देंगे, हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, नेक्स्ट है, ध्यान देना,
ओम्स लॉ का यूज करना है और रेसिस्टर्स के कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है ना। लेकिन इससे पहले चलो ग्राफ से रिलेटेड जो स्टेटमेंट था वो आप लिख लो नोट पे। नोट द स्लोप ऑफ VI graph gives resistance is R, or the slope of IV graph gives 1 by R। पहला स्टेटमेंट तो हम समझा चुके हैं, सेकंड स्टेटमेंट समझो कि क्या है। ध्यान देना, अभी हम क्या बताए, सपोज VI ग्राफ यदि है, VI ग्राफ है, VI ग्राफ यदि आप देख रहे हो और उसमें एक कंडक्टर के लिए यदि ग्राफ दिया हुआ है, सपोज कंडक्टर है A, कंडक्टर का नाम है A, तो आप बोलोगे कि A जो कंडक्टर का ग्राफ दिया गया है, VI ग्राफ दिया है, यहाँ पे स्लोप जब दिया है तो स्लोप से हम लोग रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी दे देता है कि VI ग्राफ है और इसमें दो कंडक्टर के लिए हम लोग VI ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं, एक A के लिए और एक B के लिए। इसमें रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो ध्यान देना VI ग्राफ का स्लोप रेसिस्टेंस के बारे में बताता है। स्लोप VI ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, देखोगे A का जो हम स्लोप देख रहे हैं, स्लोप का मतलब इंक्लिनेशन समझ सकते हैं। A का स्लोप क्या है, ज्यादा है, B का स्लोप क्या है, कम। मतलब A का जब स्लोप ज्यादा है तो A कंडक्टर में रेसिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, मेंशन करेंगे रेसिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ B। फिर क्वेश्चन में ये भी दे दिया है, सपोज इस ढंग का भी दे दे कि टेम्परेचर किसमें ज्यादा होगा, which conductor A और B has more resistance, या बोल देगा more temperature। तो याद करना resistance is directly proportional to temperature, ये स्टेटमेंट दिखाए हुए। रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसमें 4 फैक्टर लिखाए थे, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, ये दोनों एक दूसरे का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे बोल सकता है ना, जिसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे कि A का रेजिस्टेंस ज्यादा है, साथ ही साथ यदि टेम्परेचर पूछेगा तो A का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, और B का क्या है, कम। ठीक है, लेकिन ये चलो तो इस एग्जांपल का ये क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है। बाय द वे क्वेश्चन ऐसा रहा, IV ग्राफ यदि रहा, हम IV ग्राफ जब बोल रहे हैं मतलब I वर्टिकल में और V हॉरिजॉन्टल में। IV ग्राफ में यदि आप स्लोप निकालते हो, जिस ढंग से हम स्लोप निकालना सिखाए, यदि IV ग्राफ में स्लोप निकालोगे तो रेसिस्टेंस नहीं निकलेगा, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल निकलेगा। मतलब वहां पे आपका वैल्यू किसका निकलेगा, 1/r। मान लो कि 1/r का वैल्यू आ जाता है 10, तो आप बोलोगे कि रेसिस्टेंस पलट देंगे, 1/r को यदि पलटेंगे तो r आएगा और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/10। ठीक है, मतलब
आईपी ग्राफ दिया है तो आईपी ग्राफ से यदि आप स्लोप निकाल रहे हो तो स्लोप में रेसिस्टेंस नहीं निकलता है, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल निकलता है, यही स्टेटमेंट लिखा है। द स्लोप ऑफ आईपी ग्राफ इज 1/r। ठीक है, तो यहाँ पे यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे कि दो कंडक्टर के लिए है, एक कंडक्टर ए के लिए और एक कंडक्टर बी के लिए, तो दोनों में किसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, तो गौर करना यहाँ पे स्लोप ज्यादा है तो रेसिस्टेंस कम होगा, उल्टा रिलेशन है। आईवी ग्राफ में रेसिस्टेंस नहीं आएगा, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल आएगा, इनवर्स आएगा। तो हम बोलेंगे कि ए का स्लोप ज्यादा है, तो ए का जब स्लोप ज्यादा है तो रेसिस्टेंस ज्यादा नहीं होगा, उल्टा रेसिस्टेंस कम होगा। तो हम यहाँ के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि रेसिस्टेंस ए में क्या होगा, कम होगा, और रेसिस्टेंस बी में जो होगा वो ज्यादा होगा। और उसी ढंग से रेसिस्टेंस के ही अकॉर्डिंग क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो हम बोलेंगे टेम्परेचर ए कंडक्टर में क्या होगा, कम होगा, और बी में क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। ठीक है, तो इस तरह का है। स्लोप निकालना, जो लास्ट क्वेश्चन जो हम बताए हुए थे, बीआई ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, यही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 7। कुछ डाटा दिया हुआ है, आपको क्या करना है, बीआई ग्राफ बनाना है, फिर वहां पे रेसिस्टेंस निकालना है, ग्राफ का यूज करके, दैट इज स्लोप निकालना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, मस्ट सॉल्व इट। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 आप बनाओगे, क्वेश्चन 7। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग 6 क्वेश्चन आप बनाओगे, ये बहुत आगे हम पढ़ा चुके हैं, और जितना आगे तक आप पढ़ा लोगे उतना बेहतर है। हम लास्ट में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अभी जो हम ग्राफ से रिलेटेड जो बताए, एक एडिशनल क्या, वीआई ग्राफ रहेगा तो रेसिस्टेंस नहीं निकलेगा, 1/r निकलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। Yes, हो गया? इरेज करें से? Yes. Yes, sir. yes, sir. किन्हीं को पूछने का है कहीं पे, है ना? ये तो पहले का ही स्टेटमेंट है, वीआई ग्राफ रहेगा तो उल्टा रिलेशन रखेगा, स्लोप ज्यादा, रेसिस्टेंस कम। ठीक है, नेक्स्ट। The next question is combination of resistors। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं और उसका मीनिंग भी समझा रहे हैं, देखो। The question is what is combination of a series combination of resistors derive an expression for the equivalent resistance of the combination। ध्यान देना, अब ये समझते हैं
यहाँ पे एक न्यू टर्म एक क्या आया है, रेसिस्टर। ठीक है, रेसिस्टर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो रेसिस्टेंस क्रिएट करता है। ठीक है, देखोगे कोई भी मान लो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसको सपोज मान लो कि कंप्यूटर का सीपीयू आप खोलते हो, ठीक है, ठीक है, जो चार्जर है मोबाइल चार्ज करते हो वो जो इतना बड़ा सा होता है, उसमें यदि आप खोलते हो अंदर में पाओगे कुछ रेसिस्टर है, मतलब इस तरह का हो सकता है, सिलिंड्रिकल शेप का छोटा छोटा पार्ट, सिलिंड्रिकल शेप का या थोड़ा सा दबा हुआ है इस तरह का, उसमें रीडिंग मान लो कि देखने को मिलेगा 1 ओम 2 ओम, सीपीयू का या फिर कोई कंप्यूटर वगैरह टीवी वगैरह का बड़ा वाला टीवी एलसीडी अलग का में होता है। तो उसमें आप पाओगे कि इस तरह का रेसिस्टर लगा हुआ है। रेसिस्टर का मतलब क्या, मतलब वहां पे रेसिस्टर एक डिवाइस है जो रेसिस्टेंस क्रिएट करता है। जब बोल रहा है 1 ओम है 2 ओम है कोई 10 ओम है ना, तो रेसिस्टेंस क्रिएट करता है। क्यों होता है ऐसा, देखोगे सपोज सीपीयू जो सिस्टम का है, मान लो कि डेस्कटॉप के लिए जो सीपीयू यूज करते हो, वो मान लो कि 2 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, तो क्या 2 एम्पियर करंट सर्किट के मदरबोर्ड का जो सर्किट है हर पार्ट में 2 एम्पियर करंट चाहिए? नहीं, कोई पार्ट में ऐसा होगा कि करंट का वैल्यू कम चाहिए। ठीक है, तो करंट कहाँ कितना चाहिए, करंट का वैल्यू को कम करने का है, तो करंट का वैल्यू को कम कैसे कर सकते हैं, एक अपोजिशन क्रिएट करके, एक अपोजिशन लगा के, तो अपोजिशन दैट इज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कौन क्रिएट करता है, एक डिवाइस रेसिस्टर। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है, ये जो रेसिस्टर है, ये क्या है, रेसिस्टेंस क्रिएट करने के लिए होता है ताकि मैनिपुलेट कर सके करंट को, कहां पे करंट का वैल्यू कितना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, रेसिस्टर लगाया जाता है, अलग अलग रीडिंग। तो यही है रेसिस्टर। ठीक है, तो रेसिस्टर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं सिंबल में इस तरह से, और या तो रेसिस्टर का सिंबल दिखा देते हैं या फिर रेसिस्टर चूंकि रेसिस्टेंस क्रिएट करता है इसलिए सिंपली हम लोग रेसिस्टेंस का भी हम लोग सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस का भी सिंबल यूज करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यदि हम 2 या 2 से अधिक रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज कनेक्शन क्या है। पहला यहाँ पे हम लोग 2 तरह के कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक है आपका सीरीज कनेक्शन और दूसरा है आपका पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन क्या है, तो सीरीज, ये सीरीज सीक्वेंस ये वर्ड सुनने में ही आपको लग जाता है, सीरीज का मतलब कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यहाँ पे भी वैसा ही है। यदि 3 रेसिस्टर कनेक्ट किए हैं इसका मतलब क्या, एक रेसिस्टर है, एक के बाद दूसरा ऐसे कनेक्ट किया, दूसरे के बाद तीसरा ऐसे कनेक्ट किया, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। डेफिनेशन हम देंगे, कुछ अलग ढंग से डिफाइन किया गया, लेकिन समझने के लिए ये कि यदि एक रेसिस्टर है, एक रेसिस्टर का सपोज ये हेड है, ये टेल, तो इसका जो टेल है, टेल को कहां से कनेक्ट किया गया, दूसरा रेसिस्टर के हेड से, फिर इसका टेल, तो हम बोलेंगे तीसरे का हेड आएगा कनेक्शन के लिए। तो इस तरह से एक के बाद दूसरा जो कनेक्शन रखता है या करते हैं इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, मान लो कि 2 है या 2 से ज्यादा है, तो तीनों के हेड को कनेक्ट कर दिए और तीनों के टेल को कनेक्ट कर दिए, मतलब यहाँ पे एक जैसा है और यहाँ पे एक जैसा कनेक्शन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। यदि हम यहाँ पे ड्रॉ करके यदि दिखाए तो कुछ ऐसा, ध्यान दें, जब 3 रेसिस्टर है, सपोज एक रेसिस्टर है R1, एक है R2 और एक क्या है R3, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कनेक्टेड। अब देखो ध्यान देना, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, एक ही पाथ है, करंट फ्लो होने के लिए क्या है, एक ही पाथ है। तो जब करंट फ्लो होने के लिए एक ही पाथ है तो तीनों रेसिस्टर के थ्रू करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। सपोज करंट का वैल्यू यदि I है, I करंट, तो यहाँ R1 के भी थ्रू I करंट फ्लो कर रहा है, R2 के भी थ्रू I करंट फ्लो कर रहा है और R3 के भी थ्रू
I करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, बस पैरेलल को हम समझा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हमको इसके बारे में और डिटेल जानेंगे। पैरेलल में ऐसा कुछ होता है, मान लो कि स्विच दिए हैं, एमीटर कनेक्ट किए हैं, सपोज ये सब का सारा लिखें। अब देखो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या, एक R1 एक R2 एक क्या R3, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, रेसिस्टेंस मान लो कि यहाँ पे 10 ओम है, यहाँ पे 20 ओम है, तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे रेसिस्टेंस 10 ओम है, यहाँ पे 20 ओम। जब रेसिस्टेंस डबल है, रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो करंट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। मतलब इसके कंपैरिजन में इस पाथ में करंट अलग होगा, यहाँ पे करंट, यहाँ पे करंट, रेसिस्टेंस यदि यहाँ पे भी अलग है तो यहाँ पे भी क्या होगा, करंट अलग होगा। मतलब यहाँ पे करंट यदि हम बोलेंगे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, मतलब रेसिस्टेंस अलग अलग यदि है तो करंट का भी वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। और यहाँ पे क्या है, पाथ एक ही है, तो करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो पहला डिफरेंस यही है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट का वैल्यू सेम होता है रेसिस्टर्स के थ्रू, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। हाँ, इक्वल भी हो सकता है, देखोगे जब रेसिस्टेंस सेम होगा, 10 ओम 10 ओम और 10 ओम, तो बोलेंगे चलो रेसिस्टेंस तीनों में सेम है तो करंट का भी वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना, करंट के बारे में तो जाने, करंट यहाँ पे सेम होता है, करंट यहाँ पे डिफर हो सकता है। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग होता है। R1 दो अलग अलग पॉइंट के बीच मान लो कि हम कनेक्ट किए, ये दो पॉइंट है A B, सपोज पॉइंट का नाम दे दिए हम क्या, A B, फिर यहाँ पे हम पॉइंट का नाम दिए C D, इसी तरह से E F, मतलब तीन रेसिस्टर है तो तीन अलग अलग पॉइंट्स है। तो हम लोग को पता है पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट्स का होता है, दो पॉइंट्स के बीच का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मतलब यहाँ पे दो पॉइंट्स है, यहाँ पे अलग दो पॉइंट है, यहाँ पे दो अलग पॉइंट है। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, V1 V2 V3 अलग अलग आपको है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। रीजन देखोगे सब तो यही पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है ना, एक पॉइंट का नाम मान लो कि A है और एक B, A और B से ये दो पॉइंट से तीनों कनेक्शन रख रहा है, R1 भी R2 भी और R3, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो बस हम इसका डेफिनेशन अभी हम बता रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सीरीज के लिए भी पैरेलल के लिए भी एक डेफिनेशन आएगा, उसके बाद एक फॉर्मूला डेराइव करना है, ठीक है। क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछता भी है, ठीक है, प्रूफ है, एक पन्ने का बनेगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यदि दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस यदि लगाते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस कितना क्रिएट होगा, फॉर्मूला आएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल RS यदि है, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होगा, है ना। तो नेक्स्ट हम डिराइव करेंगे, अभी हम डेफिनेशन बता रहे हैं क्या, two or more than two resistors are said to be connected in series if current flowing through all the resistors is same। दो या दो से अधिक रेसिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन है कब, जब हम देखते हैं कि सब के थ्रू क्या है, करंट का वैल्यू सेम होता है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रेसिस्टर्स में डिफर। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, V1 V2 एंड V3, ठीक है। तो ये डेफिनेशन समझे, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, रेसिस्टर्स का, रेसिस्टर क्या है ये समझ गए आप लोग। बताओगे, डेफिनेशन समझे सीरीज कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन कब बोलेंगे, ये डेफिनेशन हम लिखाएंगे या फिर चलो अभी हम लिखा देते हैं। Two or more than two resistors are said to be connected in series if current flowing through all the resistors is same। करंट क्या होगा, सेम होगा,
एंड पोटेंशियल डिफरेंस में डिफर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये जो अभी हम बताया इसको फिर से तो बताएंगे और डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।